नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको जीव विज्ञान क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 4 में जो है, देखिए यहाँ पर सेट नंबर 4 में 2022 348 जीआर कोड नंबर है। मैंने आपको यहाँ तक क्वेश्चन करा दिया था स्टूडेंट। ये देखिए 6वें का घातक करा दिया था। आज चालू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से। स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 7वें का हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है। पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए। आपको उत्तर डाल लेना है। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का आंसर जानेंगे स्टूडेंट, ठीक है। कैसे होता है यहाँ तक जानेंगे। तो इसमें आपको लिखना है नर व मादा जनन इकाइयों के संलयन, यानी मतलब फ्यूजन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। नर व मादा जनन इकाइयों के संलयन को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आवृत बीजी पौधों में यह क्रिया पराग कण के केंद्रक से पराग कण के केंद्रक से बने नर युग्मक व बीजांड में स्थित अंडकोश द्वारा होती है, ठीक है स्टूडेंट। क्या कह रहा है कि आवृत बीजी पौधे जो होते हैं उनमें यह जो क्रिया है पराग कण के केंद्रक से बने नर युग्मक व बीजांड में स्थित अंडकोश द्वारा होती है, ठीक है। क्योंकि आवृत बीजी पौधों में बीजांड अंडाशय के अंदर स्थित होते हैं। बीजांड कहाँ स्थित होते हैं आपको पता होगा, अंडाशय में स्थित होते हैं, ठीक है, अंडाशय के अंदर। इसीलिए पराग कण इनके सीधे संपर्क में नहीं आ सकते स्टूडेंट, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये क्या लिखा है, इसीलिए पराग कण इनके सीधे संपर्क में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अतः पराग कण पराग कोश से स्वतंत्र होने पर परागण की क्रिया द्वारा अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात अपना अंकुरण प्रारंभ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक इसका पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो चुका है। इसके बाद हम जानेंगे पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या के बारे में। चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं के बारे में हम जानते हैं। इसमें लिखना है आपको दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण। ये स्टूडेंट अनुहरण है। अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप में निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर कि दोहरे निषेचन में, दोहरे निषेचन जो है पिछले वीडियो में बना भी चुका हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि दोहरा निषेचन या हम जिसे द्वि निषेचन क्या है, ठीक है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसमें क्या लिखना है, दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने, बीजांड जो होता है वो परिपक्व होता है। अब परिपक्व होकर किस में बदल जाता है, बीज। तो बीजांड परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय जो होती है अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप में निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा स्टूडेंट, जो अंडाशय होती है, अंडाशय किसके रूप में विकसित होता है, अंडाशय फल। परिपक्व अंडाशय हमारा फल कहलाता है। हेडिंग पूछा जाता है कि फल क्या है, तो आपको लिखना क्या है, परिपक्व अंडाशय को हम क्या कह देते हैं, फल कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे स्टूडेंट भ्रूणपोष, ठीक है। इन घटनाएं जो हैं, इसके बाद पहला नंबर हमारा भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। आपको लिखना है कि आवृत बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन स्टूडेंट, या हम जिसे 3N भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, 3N भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3N के फलस्वरूप बनता है। क्या लिखा है, आवृत बीजियों भ्रूणपोष जो है कब बनता है, त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। त्रिसंलयन का वीडियो में पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि त्रिसंलयन क्या है, ठीक है। क्या लिखा है, आवृत बीजियों भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। इसी कारण ये त्रिगुणित, ये 3N होते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, ये देखिए 3N लिखा हो, 3N होते हैं। भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए, भ्रूणपोष ग्रोथ यानी मतलब ग्रोथ वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या स्टूडेंट, जो भ्रूणपोष है ये किसको पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को।
भ्रूण पोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। जो भ्रूण वहाँ पर विकसित हो रहा है उसको पोषण देने का कार्य कौन करता है, भ्रूण पोष, ठीक है। भ्रूण पोष पोषण प्रदान करता है। अनावृत बीजियों में, जो अनावृत बीजियों में भ्रूण पोष का विकास निषेचन पूर्व, क्या लिखा है, अनावृत बीजियों में भ्रूण पोष का जो विकास है निषेचन पूर्व ही हो जाता है। आवृत बीजियों में क्या होता है, निषेचन पूर्व नहीं होता, निषेचन के बाद ही होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, अनावृत बीजियों भ्रूण पोष का विकास जो निषेचन पूर्व ही हो जाता है, अतः यह अगुणित होता है, यानी अगुणित का मतलब 2n, ठीक है, 2n होता है, ठीक है स्टूडेंट। जिसके बाद हम जानेंगे भ्रूण पोष का विकास। तो देखिए भ्रूण पोष के विकास में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्या है, भ्रूण पोष का विकास, ठीक है। इसमें आपको लिखना है संयुग्मन। संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है। क्या लिखा है, जब संयुग्मन हो जाता है तो अंड क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, ठीक है। जब मिल जाते हैं दोनों ही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं, क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है स्टूडेंट। इसके बाद क्या होता है, भ्रूण का विकास होने लगता है। यद्यपि भ्रूणीय परिवर्धन प्रारंभ में एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पादपों में समान होता है। कुछ पादप होते हैं स्टूडेंट जो एक बीजपत्री होते हैं और कुछ पादप जो होते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पादपों में समान होता है, लेकिन बाद में इनमें काफ़ी क्या हो जाती है, भिन्नता दिखाई देने लगती है, ठीक है स्टूडेंट। क्या है, भिन्नता दिखाई देने लगती है या भिन्नता दिखाई देती है, ठीक है। यही पूरा पूरा इसका आंसर था स्टूडेंट। आप पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, 8वें का हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन, ये स्टूडेंट यहाँ पर बावकड़ी बन चुकी है, ये वावकील है, ठीक है। अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए। तो आपको हेडिंग डालना है उत्तर डाल करके, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट कि जब दो जोड़े तुलनात्मक विरोधी, कैसे हो, तुलनात्मक हो मगर विरोधी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, यानी फ्यूजन कराया जाता है, तो इसे द्विसंकर क्या कहते हैं, इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्या लिखा है स्टूडेंट कि जब दो जोड़े तुलनात्मक विरोधी लक्षणों के, तुलनात्मक कैसे हो, विरोधी लक्षण हो के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो इसे क्या कह देते हैं, द्विसंकर संकरण कह देते हैं, ठीक है। आपसे पूछा भी जाएगा कि द्विसंकर संकरण क्या है, आप यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। मेंडल ने शुद्ध गोल और पीले बीज वाले पादप का संकरण शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप से कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी पादप क्या हुए, गोल और पीले बीज वाले थे। क्या स्टूडेंट कि जब मेंडल ने शुद्ध गोल और पीले बीज वाले पादप, कैसे, शुद्ध गोल और पीले बीज वाले पादप के मध्य यानी मतलब के पादप का संकरण शुद्ध किससे, झुर्रीदार, शुद्ध कैसे, झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप से कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी पादप कैसे हुए, गोल और पीले बीज वाले थे। यह लिखा हुआ ना। इसके बाद आपको लिखना है कि F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर F2 पीढ़ी में गोल व पीले गोल व हरे झुर्रीदार पीले तथा झुर्रीदार हरे बीजों वाले पादप क्रमशः 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है लक्षणों की इस प्रकार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति को मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन नियम द्वारा वर्णित किया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है इसे स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कभी कि स्वतंत्र प्रति सम्मिश्रण का नियम किसे कहते हैं, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है स्टूडेंट इस नियम के अनुसार आपको क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार एक आनुवांशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार एक आनुवांशिक लक्षण
एक आनुवांशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी क्या है, मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मिल सकता है। और एक का अप्रभावी कारक दूसरे के अप्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। ठीक है, अप्रभावी कारक से क्या है, मिल सकता है। अर्थात किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः क्या हो जाती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट आपको डायग्राम बना लेना है। देखिए, आपको डायग्राम के माध्यम से समझना है। यहाँ पर क्या है कि गोल पीले बीज, ये क्या स्टूडेंट, ये गोल पीले बीज हैं। देखिए, गोल पीले बीज, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ का है झुर्रीदार हरे बीज, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। देखिए, डायग्राम बहुत ही अच्छी तरह से बनाना है आपको। यहाँ पर चार आपको डिब्बे बना लेना है ऐसे, 1 2 3 4। इसके बाद नीचे भी 1 2 3 4 चार ऐसे करके। ठीक है, देखिए 4 लाइन आपको खींच लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यानी कि मतलब आपको लिखना है यहाँ पर स्टूडेंट, यानी इस कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, छोटा छोटा। और यहाँ पर भी इसी तरह आपको कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट जब आप संकलन कराएंगे, देखिए इसका जब इससे मेल कराएंगे इसके साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए कैपिटल है ना सभी, तो यहाँ पर कैपिटल होंगे। इसके बाद जब आप इसके साथ संकलन कराएंगे तो देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। देखिए इसी प्रकार आप इसका भी करा देंगे, इसी प्रकार आप इसका भी कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मिलाकर आपको रख देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा ही रखा हुआ है। इसी प्रकार इसका भी आप कराएंगे। ये देखिए यहाँ पर स्मॉल आर है, सॉरी कैपिटल आर है, और ये कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर का वही है ना। इसके बाद इसी तरह इसका भी करा देना है, आपको सभी का मिलान कर देना है। इसी प्रकार आप इसका भी इसी प्रकार कर देंगे, शुरुआत से लगा कर। देखिए, यानी देखिए यहाँ पर क्या स्टूडेंट, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल वाई दोनों है ना। देखिए दोनों ही प्रकार है। आप भी इसी प्रकार इसका ही मिला देंगे, तो आप यहाँ रख देंगे। इसी प्रकार इसका मिलान यहाँ से करा देंगे, संकरण यहाँ रख देंगे आप। इसी प्रकार यहाँ से इसी प्रकार इसका जब कराएंगे स्टूडेंट, देखिए जब इसका मिलान इसके साथ कराएंगे संकरण, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर कैपिटल है ना, और दोनों ही कैपिटल हैं। और यह देखिए दोनों ही क्या है, स्मॉल है। ये देखिए वही है ना। इसके बाद आपको क्या लिख देना स्टूडेंट, कि जो यहाँ पर गोले पील, ये क्या है, गोल है मगर कैसे हैं, पीले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गोल हैं मगर हरे हैं, गोल पीले, गोल क्या है, ये पीले हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पर क्या है, गोल हैं पीले हैं, गोल हरे, गोल पीले, गोल हरे। ठीक है, इसके बाद क्या है, गोल पीले बीज हैं, गोल पीले झुर्रीदार पीले। क्यों झुर्रीदार हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए इसीलिए क्या यहाँ पर क्या लिख कर दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या इसीलिए देखिए ये झुर्रीदार ही तो है। ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसीलिए लक्षण कैसा आएगा, देखिए यहाँ पर लक्षण कैसा आएगा स्टूडेंट, झुर्रीदार आएगा ना लक्षण। देखिए स्मॉल आर है ना, तो लक्षण कैसा होगा, झुर्रीदार। यहाँ पर क्यों गोल थे, क्यों गोल बीज थे, क्योंकि सभी जगह क्या है, इस कैपिटल है ना, कैपिटल आर सभी जगह क्या है, कैपिटल है। देखिए पहला यहाँ पर क्या है, कैपिटल, क्योंकि पहला शब्द दिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका पहला कैसा है, स्मॉल है ना, इसलिए क्या है, झुर्रीदार है। यहाँ पर भी देखिए झुर्रीदार है, क्योंकि ये पहला क्या है हमारे पास, स्मॉल है, ये भी क्या है, स्मॉल है। ये देखिए स्टूडेंट, ये पहला क्या है हमारे पास, कैपिटल, इसलिए क्या है, गोल है मगर कैसे हैं, हरे हैं। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, कैपिटल आर है ना, इसलिए कैसे है, गोल बीज है, झुर्रीदार नहीं है। झुर्रीदार कौन है, स्मॉल आर वाले। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिख देना है स्टूडेंट, कि लक्षण प्रारूप अनुपात कैसा आया, यहाँ पर 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात में हमारे पास आया है लक्षण अनुपात। और जीन प्रारूप अनुपात क्या आया है, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 के रूप में आया स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, नवा नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या कहा, 9 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित पर
टिप्पणी लिखे। नंबर 1 है मनुष्य में लिंग निर्धारण। नंबर दूसरा स्टूडेंट परिवार नियोजन। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे। सबसे पहले उत्तर डाल लेना है। उत्तर में आपको हेडिंग डाल लेना है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मैं बता दूं स्टूडेंट कि मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 समजात गुणसूत्र। क्या स्टूडेंट? नंबर 1 है समजात गुणसूत्र। ये कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या है? ये कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है। लैंगिक गुणसूत्र नंबर दूसरा हमारे पास क्या है? लैंगिक गुणसूत्र। ये युग्मकों या जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इन पर लिंग निर्धारण करने वाले जीन पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि लिंग निर्धारण की XY विधि। ये क्या स्टूडेंट? लिंग निर्धारण की XY विधि है। इसमें आपको लिखना है कि स्त्री में दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं स्टूडेंट? सेम होते हैं। किसमें? स्त्री में। ठीक है। और पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र X और दूसरा क्या होते हैं? Y होता है स्टूडेंट। मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ क्या होते हैं। पुरुष में क्या होता है? एक तो X और एक Y, दोनों ही क्या होते हैं? डिफरेंट, अलग अलग होते हैं। ठीक है। स्त्री में अंड जनन के फलस्वरूप बने सभी अंडाणुओं में एक अगुणित सेट दैहिक गुणसूत्रों का और एक X लैंगिक गुणसूत्र का होता है। ठीक है। यानी कि मतलब A+X क्या है? स्त्री में अंड जनन के फलस्वरूप, जब स्त्री में अंड जनन होता है स्टूडेंट, इसके फलस्वरूप बने सभी अंडाणु, अंड जनन से किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का। ठीक है। अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। ठीक है। तो अंड जनन के फलस्वरूप बने सभी अंडाणुओं में एक अगुणित सेट दैहिक गुणसूत्रों का और एक X लैंगिक गुणसूत्र का होता है। यानी कि मतलब A+X। अतः सारे अंडाणु एक समान होते हैं। आपको बता भी XX होते हैं, इसलिए क्या है? समान है। सारे के सारे अंडाणु ठीक है समान होते हैं, एक समान होते हैं। इसलिए स्त्री को समयुग्म की लिंग कहते हैं। ठीक है। क्योंकि इसके पास दोनों ही लिंग कैसे होते हैं? समान होते हैं। इसके विपरीत दोनों युग्म क्या होते हैं? समान होते हैं स्त्री में। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणु जनन, पुरुष में क्या स्टूडेंट? शुक्राणु जनन के फलस्वरूप बने कुछ शुक्राणुओं में, किसमें? शुक्राणु का जनन कहाँ होता है? वृषण में होता है। ठीक है। शुक्राणु जनन के फलस्वरूप बने कुछ शुक्राणुओं में एक अगुणित सेट दैहिक गुणसूत्रों का और X गुणसूत्र एवं कुछ शुक्राणुओं में एक सेट दैहिक गुणसूत्रों का और Y गुणसूत्र यानी कि मतलब A+X या A+Y, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं? उनमें अलग अलग होते हैं। अतः 2 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसमें क्या है? बिल्कुल सेम होता था यानी स्त्रियों में। इसमें क्या है? दोनों ही कैसे हैं? अलग अलग हैं दोनों। यानी 2 प्रकार के शुक्राणु क्या है? निर्माण होता है इसमें। ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? निर्माण होता है लगभग 50% शुक्राणु यानी मतलब A+X और शेष 50% A+Y शुक्राणु ये गुणसूत्र वाले होते हैं। ठीक है। लगभग 50%। ठीक है। इसीलिए पुरुष को विषम युग्म की लिंग कहते हैं, क्योंकि इसके पास दोनों ही लिंग कैसे होते हैं? यानी युग्मक बिल्कुल डिफरेंस होते हैं, अलग अलग। ठीक है। निषेचन के समय यदि A+Y शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है तब नर संतान यानी वो पुत्र पैदा होता है। जबकि यदि अंडाणु का समेकन यानी मतलब A+X शुक्राणु के साथ होता है तब मादा संतान एक पुत्री पैदा होती है। ठीक है। इसके बाद आपको स्टूडेंट डायग्राम के माध्यम से समझ लेना है। देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बहुत ही अच्छी तरह से बना दिया हूँ। ये क्या है? ये मादा है, ये क्या है? नर है। इसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें X और Y। ठीक है। देखिए इसका दोनों को तरफ से बांट लेते हैं। X और X में क्या अंडाणु और इसमें बांट लेते हैं स्टूडेंट X और Y में क्या है? शुक्राणु। ठीक है। क्योंकि नर युग्मक को क्या कहते हैं हम? शुक्राणु। मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ठीक है। आपको पता भी होगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट इस X वाले से जब हम क्या कराएंगे? संलयन कराएंगे, फ्यूजन निषेचन क्या होगा स्टूडेंट? पुत्री होगी। यानी XX किस में पाया जाता है? पुत्री में। इसके बाद जब इसका X से इस वाले Y से कराएंगे तो क्या होगा? XY यानी मतलब पुत्र। फिर स्टूडेंट क्या करना है आपको? इस वाले X का इस वाले X से कराएंगे तो X और X आपस में भिड़ेंगे तो क्या होगा? पुत्री होगी। ठीक है। इसके बाद जब आप इसका संलयन कराएंगे इसके साथ तो क्या होगा स्टूडेंट? X और Y यानी मतलब पुत्र होगा। ठीक है। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम स्टूडेंट, आप इसे अच्छी तरह से बनाना सीख लीजिएगा। बिल्कुल सरल स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए स्टूडेंट, दूसरा नंबर हमारे पास कह रहा था क्वेश्चन परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के बारे में जानते हैं कि परिवार नियोजन क्या है। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कि जनसंख्या परिवारों की संख्या, जनसंख्या परिवारों की संख्या तथा संतानोत्पत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर को नियंत्रित, जो परिवार होता है स्टूडेंट, उसमें उसकी संतान की उत्पत्ति की दर को नियंत्रित तथा कम करने से ही मानव जनसंख्या की वृद्धि तथा दर कम हो सकती है। ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो स्टूडेंट परिवार है, परिवार में क्या क्या करना, संतान की उत्पत्ति की दर को क्या करते हैं ना, नियंत्रित तथा कम करने से ही क्या होता है, मानव जनसंख्या की वृद्धि तथा कम हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, वृद्धि की दर जो है कम हो सकती है। कब, जब नियंत्रण किया जाएगा। ठीक है, बिना नियंत्रित के नहीं कम हो सकती। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, कि मानव जनसंख्या वृद्धि दर के नियंत्रण हेतु शिक्षा का प्रसार, रोजगार का विकास, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा संबंधी जानकारी, परिवार नियोजन आदि उपायों का न्यायोचित प्रयोग किया जाता है। पूरी की पूरी स्टूडेंट स्कूलों में जो है जानकारी नहीं दी जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो बच्चे हैं वो जान नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है स्टूडेंट, उनके अंदर क्या है, संतान की उत्पत्ति करने की बार बार इच्छा जागृत होने लगती है। ठीक है, इसीलिए क्या क्या कहा जाता है, पूरी की पूरी जो टीचर होते हैं उनको जानकारी दे देनी चाहिए, किसको, स्टूडेंट को। ठीक है, इसीलिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ कि मानव जनसंख्या वृद्धि दर के नियंत्रण हेतु शिक्षा का प्रसार, उनकी पूरी की पूरी स्टूडेंट शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें पूरे का पूरा ज्ञान भी देना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि नियंत्रण हेतु शिक्षा का प्रसार, रोजगार का विकास, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा संबंधी जानकारी देनी चाहिए पूरी की पूरी। ठीक है, परिवार नियोजन आदि उपायों का न्यायोचित प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि छोटे परिवारों को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधकों को अपनाने के लिए परिवारों को प्रेरित किया जाए। स्त्री के लिए विवाह की वैधानिक आयु 18 वर्ष है स्टूडेंट, और पुरुष के लिए कितनी है, 21 वर्ष सुनिश्चित की गई है। ठीक है, यही का पूरा स्टूडेंट आंसर था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।